दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की इकोनॉमी अर्थशास्त्र का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर लिया था, उसका सोल्यूशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं क्या है इनका आंसर। हमारे पास पहला जो है, निर्धनता से क्या तात्पर्य है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निर्धनता से क्या तात्पर्य है। तो निर्धनता वह स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपने आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रहता। तो निर्धनता क्या है? निर्धनता ऐसी स्थिति है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे निर्धनता कहते हैं। दूसरा है अथवा करके, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि आप या तो निर्धनता लिखें या तो पर्यावरण। तो पर्यावरण से तात्पर्य क्या है? तो हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और निवास करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी प्रकार के जीव जैसे नदी, तालाब, पहाड़, पेड़ पौधे आते हैं और उसमें सभी जीवधारी जीवित रहते हैं, तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देख लेते हैं छठवां प्रश्न हमारा, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की अवधारणाओं और सिद्धांतों का व्यवहारिक कार्य रूप है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की अवधारणाओं और सिद्धांतों का व्यवहारिक कार्य रूप है। तो अर्थशास्त्र को आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से, अर्थव्यवस्था का परिभाषा, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की अवधारणाओं और सिद्धांतों का व्यवहारिक कार्य रूप है। और दूसरा अथवा करके दिया है, आप लिख सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो द्वितीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो द्वितीयक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को उद्योग की सहायता से उसे उपभोग में बदला जाता है। यानी कि क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र जो होता है वो हमारा उद्योग क्षेत्र होता है, उसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें पदार्थ मिलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जो मिलता है उसको हम उद्योग की सहायता से उसे अंतिम वस्तु यानी उपभोग की वस्तुओं में बदलते हैं। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक क्षेत्र। तो ये होगा आपका दोनों आंसर। चलिए देख लेते हैं अब आगे क्या है। आगे सातवां हमारे पास है, सातवां है कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का परिभाषा देना है। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन और उनके गुणों का अध्ययन कराती है। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन और उसके गुणों का अध्ययन कराती है। तो उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। यानी सांख्यिकी में क्या होता है? सांख्यिकी में हमें आंकड़ों का संग्रहण, उसके वर्गीकरण आदि के बारे में, उसके गुणों के बारे में पता चलता है, तो उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। अथवा करके दिया है, आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक सांख्यिकी का जनक रोनाल्ड एलेमर फिशर, मैं लिख देता हूँ नाम, रोनाल्ड एलेमर फिशर। फिशर, तो ये हो गया आधुनिक सांख्यिकी के जनक रोनाल्ड एलेमर फिशर। चलिए देखते हैं अगला अगला प्रश्न क्या है। अगला है, आंतरिक समंक किसे कहते हैं। आंतरिक समंक किसे कहते हैं। तो आंतरिक समंक किसे कहते हैं? तो आंतरिक समंक जो है, ये जो ऐसा माध्यम होता है जो किसी वस्तु या शरीर के अंदर का भाग होता है। आंतरिक मतलब होता है अंदर। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि आंतरिक समंक वह माध्यम है जो किसी शरीर व वस्तु के अंदर का भाग होता है, तो उसे आंतरिक समंक कहते हैं। किसी भी वस्तु या किसी भी शरीर का आंतरिक जो भाग होता है उसे आंतरिक समंक कहते हैं। अथवा करके दिया है, प्रतिदर्श से क्या तात्पर्य है। अथवा करके प्रतिदर्श से क्या तात्पर्य है। तो प्रतिदर्श क्या है? समस्त इकाइयों के समूह अथवा संपूर्ण की विशेषताओं के अन्वेषण के लिए उसमें से चुनी गई इकाई जो संपूर्ण को प्रतिनिधित्व करती है, उसे हम प्रतिदर्श कहते हैं। प्रतिदर्श क्या होता है? जैसे कि हमारे पास जो आंकड़े होते हैं, मान लो हमारे पास 50 आंकड़े हैं, ठीक, हमारे पास मान लो 100 आंकड़े हैं, और 100 आंकड़ों में से यदि हम 50 आंकड़ों को अपने निष्कर्ष के लिए निकाल ले कि इस 50 आंकड़ों से हमें निष्कर्ष निकालना है कि क्या हमारा रिजल्ट आएगा, तो ये जो 50 आंकड़ा होगा ये हमारा प्रतिदर्श कहलाएगा। यानी जो समस्त आंकड़ों या समूह जो होते हैं उनके एक छोटे से भाग को जिससे हम अन्वेषण करते हैं, अपने
अपने जो कार्य होता है उस कार्य का अन्वेषण करते हैं, जिसे उसे हम कहते हैं प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श क्या होगा, हमारे पास जो समस्त इकाई होंगी उनमें के उनसे हम जो कुछ ही लेंगे, जो हम अपने प्रयोग के लिए जिन इकाइयों को लेंगे उन्हें हम प्रतिदर्श कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारे पास है 9वां, निर्धनता उत्पन्न होने के 2 कारण बताइए। तो निर्धनता उत्पन्न होने के हमारे पास 2 कारण हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में क्या आ जाएगा, आर्थिक कारण मतलब हमारे जो देश में है आर्थिक स्थिति यानी मुद्रास्फीति बहुत कम है, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मजदूरी है, अ- अच्छी संसाधन नहीं विकसित है, और उनका हम अच्छे से शोषण भी नहीं कर पा रहे हैं संसाधनों का। ये जो आर्थिक कारण हो गया। दूसरा कारण है जननांकिकी कारण। जननांकिकी कारण यानी कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जिससे भी गरीबी आएगी, निर्धनता आएगी, क्योंकि जितनी जनसंख्या वृद्धि होगी उसके लिए उतना ही हमें खाद्य पदार्थों और सभी चीज़ों का प्रबंधन करना पड़ेगा, तो इसे भी निर्धनता आएगी। यानी पहला हो गया आर्थिक कारण, दूसरा हो गया जननांकिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, और चौथा राजनीतिक कारण। अब अथवा करके दिया है, आप लिख सकते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के 2 उदाहरण लिखिए। अथवा करके दिया है तो आप इसको लिख दीजिएगा। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण में है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल और प्राकृतिक गैस। ये सब जो हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। 10वां चलिए देख लेते हैं। 10वां हमारे पास है सतत विकास की क्या विशेषताएं हैं, कोई 3 लिखिए। सतत विकास की कोई 3 विशेषताओं को लिखना है। तो सतत विकास जो है, सतत विकास सभी के लिए समान, न्याय संगत और सुरक्षित रहने योग्य विश्व का निर्माण करने की उद्देश्य से आया था। सतत विकास सबके लिए समान, न्याय संगत और सुरक्षित रहने योग्य विश्व का निर्माण करना, और दूसरा है कि संसाधनों का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करना। पहला है कि सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए, सभी के लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित रहने योग्य विश्व का निर्माण करना। दूसरा है संसाधनों का बहुत ही समुचित उपयोग करना, और तीसरा था उसका पृथ्वी पर बहुत अधिक वनारोपण करना। तो ये हो गए सतत विकास की विशेषताएं। चलिए अथवा करके दिया है क्वेश्चन, और आप इसको भी लिख सकते थे, आधारभूत संरचना के महत्व को समझाइए। तो आधारभूत संरचना के महत्व को, तो आधारभूत वह संरचना है जो किसी समाज या उसमें स्थापित उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं। आधारभूत संरचना क्या है, जो किसी समाज या उसमें स्थापित उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं। इसकी ही विशेषता भी हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक ग्रामा है, अथवा करके दिया था 12वें का। देखिए ग्राम प्रश्न है पर 12वें का अथवा करके आया है, सहसंबंध के प्रकार लिखिए। सहसंबंध के प्रकार, तो सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं। सहसंबंध 3 प्रकार के, पहला होता है सकारात्मक सहसंबंध, दूसरा नकारात्मक सहसंबंध, और तीसरा शून्य सहसंबंध। सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। और चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की धीमी गति के क्या कारण हैं। तो भारत में पूंजी निर्माण की धीमी गति का कारण यही है कि हमारे यहाँ कुशल श्रमिक नहीं हैं, अच्छे श्रमिक नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास उचित संसाधन नहीं है, उचित औजार नहीं है, और हमारे पास शिक्षा की कमी है, और बहुत सबसे बड़ी इसकी है जनसंख्या वृद्धि और गरीबी। इसी सभी कारण हमारा जो मानव पूंजी निर्माण है बहुत धीमी गति से है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। अथवा करके दिया है आप लोगों को, शिक्षा के महत्व को समझाइए। तो शिक्षा के महत्व को आप लोग अपने भाषा में समझा दीजिएगा, ये सभी लोग समझा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम आगे क्या है। हमारा 13वां प्रश्न भी हो गया है, 13वां हो गया है। चलिए देखते हैं 14वां है, विस्तार किसे कहते हैं। विस्तार उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो दोस्तों, विस्तार को हम 3 नाम से जानते हैं, विस्तार, परास या श्रेणी। तीनों में से कोई भी पूछे तो आप लोगों को यही लिखना है, एक ही परिभाषा, विस्तार किसे कहते हैं या परास किसे कहते हैं। तो विस्तार जो है किसी श्रृंखला के अधिकतम मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य के अंतर को परास या विस्तार कहते हैं। किसी श्रृंखला के
जो अधिकतम मूल्य होता है उसमें से जब हम न्यूनतम मूल्य को घटा देते हैं न्यूनतम मूल्य को, तो हमको मिल जाता है क्या, परास या विस्तार। तो किसी श्रृंखला के अधिकतम व न्यूनतम मूल्य के डिफरेंस को परास या विस्तार कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।